हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आकांक्षा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके और हमारे अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही जोर शोर से कर रहे होंगे। ठीक है, लगातार अपनी तैयारी को नियमित रूप से करते रहिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में कई सारे आपके लिए एग्जाम आने वाले हैं। तो अपनी तैयारी को बिल्कुल भी रोकना नहीं है। अगर आप तैयारी को रोक देंगे तो आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर आपको हर सब्जेक्ट की क्लासेस मिलने लगी हैं और मैं आपको हिंदी की क्लासेस दे रही हूँ। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी की जो हमने शुरुआत की है वो बिल्कुल जीरो से की है। मैंने आपको सबसे पहली क्लास में हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसके बारे में बताया था। इसके बाद जो दूसरी क्लास आई है मैंने जैसा आपको पहली जो सबसे मेरी इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपको पूरी की पूरी क्लासेस सीक्वेंस से दूंगी। तो इसीलिए आप अब जितनी भी हिंदी पढ़ेंगे पूरी सीक्वेंस से पढ़ेंगे, आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आपने शुरुआत से क्लासेस देखना शुरू किया है तो बच्चों ये मेरी गारंटी है कि आपको पूरी हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने आपको अपभ्रंश के भेद बताए थे। ठीक है, और उससे पहले मैंने आपको बताया था कि आखिरकार हिंदी भाषा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। हिंदी एक क्या है? एक भाषा है। ठीक है, हिंदी जो कि हमारी क्या है? एक राजभाषा है। तो आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम हिंदी भाषा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में। आज हम उन फैक्ट्स को, उन महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। तो वो महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, तो जुड़े रहना पूरी क्लास में, पूरी क्लास देखना। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि बीच में छोड़ के भाग जाना, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन हैं वो बहुत छटे हुए लेकर आई हूँ मैं। ठीक है, जितने भी आपके हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको क्या करना है? सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखना है, सुनना है, याद करना है और साथ ही साथ नोट कर लेना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। जो हमारा आज का हिंदी भाषा का पहला फैक्ट है वो क्या है? देखिए, पहला फैक्ट है हमारा, पहला क्वेश्चन हम कह सकते हैं, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये मैंने आपको बच्चों बताया है अपनी जो पिछली क्लास थी, जिसमें मैंने आपको डिस्कस किया था जो हमारी क्लास थी हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, वहां पे मैंने आपको जो भी हिंदी भाषा की उत्पत्ति है पूरा डिटेल से बताया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप जरूर जाकर के देख लेना। ठीक है, तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है? हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है? तो बच्चों इसका आंसर क्या है बताइए? ये मैंने आपको बताया है, हिंदी भाषा किस भाषा परिवार की भाषा है। तो आपका आंसर क्या होगा? भारोपीय। बताया था ना मैंने, भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय आपके दो शब्दों से मिलकर बना है, भारत और यूरोपीय। ठीक है, तो इस प्रकार दो शब्दों को मिलाकर जो शब्द बना है वो क्या है? भारोपीय। और भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है कौन सी? हिंदी। भाषा परिवार बच्चों बहुत सारे हैं। ठीक है, कई सारे भाषा परिवार हैं। तो आपको पेपर में क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वहां पे आपको अलग अलग भाषा परिवार जो हैं उनको क्या करेगा? ऑप्शन में सेट कर देगा और आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी भाषा कौन से भाषा परिवार की है। आपको ऑप्शन में दे सकता है चीनी तिब्बती। ठीक है, चीनी तिब्बती भी एक क्या है? भाषा परिवार है। और द्रविड़ भी एक क्या है? भाषा परिवार है। इसी के साथ आपको ऑप्शन में दे सकता है ऑस्ट्रिक भी एक क्या है? भाषा परिवार है। तो इस तरीके से आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से एक ऑप्शन आपका ये करेक्ट वाला होगा। तो आप आंसर क्या लगाएंगे? भारोपीय भाषा परिवार। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति। ठीक है, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, या फिर हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का जन्म। यदि आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से होती है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है,
तो आप आंसर बताएंगे क्या? ये भी मैंने आपको बच्चों बताया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा का विकास क्रम हमने पढ़ा था ना, सबसे पहली जो देव भाषा कही जाती है, आर्य भाषा कही जाती है, वो कौन सी थी? संस्कृत थी। ठीक है, संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई थी? पाली। पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश का ही हमने जो बदला हुआ थोड़ा सा रूप था उसका हमने एक और नाम दिया था जिसे हमने क्या कहा था? अवहट्ट कहा था। ठीक है, तो हम कह सकते हैं अपभ्रंश के बाद किसका जन्म हुआ है, कौन सी भाषा का जन्म हुआ है? तो आपका आंसर क्या है? हिंदी। यानी कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति या जन्म कौन सी भाषा से हुआ है, अगर आपको ऑप्शन में अपभ्रंश मिलता है तो आप क्या करेंगे? अपभ्रंश को ही टिक करेंगे। ठीक है, और यदि अपभ्रंश नहीं दिया जाता है, ठीक है, और संस्कृत दिया जाता है तो आप सीधा संस्कृत को टिक करेंगे। ठीक, तो इतना आपको याद रखना है कि हिंदी भाषा का जो जन्म है, इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, और जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश के भेद हैं, ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अपभ्रंश का जो काल है वो कितना रहा है, अगर आपको याद है तो आप कमेंट में मुझे लिख करके जरूर बताना कि आखिरकार अपभ्रंश जो काल है वो कौन से, कब से लेकर के कब तक चला है। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप जरूर नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। ठीक है, चलिए अगला फैक्ट देखेंगे। अगला है हमारा भारत की प्रथम देश भाषा। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी थी, आखिरकार जो भारत की प्रथम देश भाषा है, देश भाषा का मतलब क्या है? जो बोली थी। ठीक है, जिस भाषा में लोगों ने क्या किया था? बोलना शुरू किया था, क्योंकि संस्कृत मैंने आपको बताया था ये एक साहित्यिक भाषा थी, ना कि बोलचाल की भाषा थी। संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, पंडितों की भाषा थी, साहित्यिक भाषा थी, है ना, देव भाषा कही जाती है संस्कृत। लेकिन जो आपकी देश भाषा है, यहाँ पर आपको शब्द पर ध्यान देना है, कौन सी भाषा हमसे पूछी जा रही है? देश भाषा। तो जो भारत की प्रथम देश भाषा है, तो आप बताइए, मैंने आपको बताया है कि संस्कृत के बाद कौन सी भाषा आई है? पाली आई है ना। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम, संस्कृत के बाद प्रथम हम कह रहे हैं किसकी? जो देश की प्रथम भाषा है, प्रथम देश भाषा। कौन से देश की? भारत देश की प्रथम देश भाषा है वो कौन सी है बच्चों? पाली। ठीक है, पाली में मैंने आपको बताया था जो महात्मा बुद्ध थे, यानी कि भगवान बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध जिनको हम इस नाम से भी जिनको हम जानते हैं, तो इन्होंने अपने जो उपदेश हैं, या हम कह सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, इनकी रचना कौन सी भाषा में हुई है? तो आप बताएंगे कौन सी? पाली भाषा में। तो इसी प्रकार जो दूसरा धर्म आया था महात्मा बुद्ध के बाद, वो कौन सा आया था? महावीर स्वामी का। और उस जो धर्म का नाम पड़ा था वो क्या था? जैन धर्म। तो अगर आपको पता है कि जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उन्होंने किस भाषा का प्रयोग किया है, जैन धर्म में जो आपके ग्रंथ लिखे गए हैं वो कौन सी भाषा में, या हम कह सकते हैं महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश हैं वो कौन सी भाषा में दिया है, ये आपको नीचे कमेंट करके बताना है। ठीक, आज की क्लास हम कह सकते हैं आपकी कुछ रिवीजन होगा आपका, जो पिछला हमने पढ़ा है, और कुछ आपको नए नए फैक्ट्स भी मिलेंगे यहाँ पे। और ये सारे फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले जो जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनमें किसी ना किसी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जितने भी आज मैं आपको क्वेश्चन कराने वाली हूँ ये सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो इसीलिए लगातार पूरी क्लास में जुड़े रहना, ऐसा मत करना कि बीच में भाग जाओ। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। 3 क्वेश्चन देख लिए हमने। अगला है हमारा, यदि हमसे पूछा जाए कि आकृति के आधार पर, ठीक है, आकृति के आधार पर हिंदी कैसी है? ठीक है, हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आकृति के आधार पर जो हिंदी है वो कैसी है।
तो बच्चों इसका आंसर आप क्या बताएंगे? आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है संयोगात्मक दिया जाएगा, वियोगात्मक दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से ऑप्शन बना बना के दिए जाएंगे, तो आप उसमें जो सही ऑप्शन लगाएंगे वो आपका हो जाएगा कौन सा? वियोगात्मक, ठीक है। संस्कृत जो भाषा है वो कैसी है आपकी? संयोगात्मक है। किसके आधार पर? आकृति के आधार पर, या फिर आकृत मूलक, ठीक है। आकृत मूलक की दृष्टि से संस्कृत आपकी संयोगात्मक भाषा है, और हिंदी आपकी, और हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी, ठीक है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही कैसी भाषा हैं? वियोगात्मक, या फिर हम इसको एक और नाम कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं क्या? विश लिस्ट, ठीक है। और हम इसको क्या कह सकते हैं? विश लिस्ट, ठीक है। तो ये जो हिंदी का प्रकार है ये कैसा है? किसके आधार पर है? आकृति के आधार पर, ठीक है। इतना क्लियर है? अब बच्चों आप सोच रहे होंगे कि वियोगात्मक इसका मतलब क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया कि जो संस्कृत है वो आपकी कैसी है? संयोगात्मक है। संयोगात्मक, संयोग का मतलब होता है मिलना, जुड़ना, ठीक है। और वियोग, ठीक है, वियोग का मतलब ही होता है क्या? अलग होना। तो हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा में कैसी, जो हिंदी भाषा की प्रकृति है वो कैसी है? वियोगात्मक है। वियोगात्मक का मतलब अलग हो जाना, ठीक है। और संस्कृत आपकी इसी से जस्ट अपोजिट है, वो कैसी है? आपकी संयोगात्मक है। क्लियर है इतना? तो ये 4 क्वेश्चन हमने देखे। चलिए आगे देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स आपको आज मिलेंगे आज की क्लास में, और ये सारे फैक्ट्स बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कि फालतू का हो, और ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जिनमें आपकी हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। तो इसीलिए लगातार आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से देखना है और इनको अच्छे से नोट भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ क्लास देख ली, आपको एक बार तो, भाई तुम इंसान हो, कंप्यूटर तो हो नहीं कि एक बार आपने देख लिया आपको याद हो गया, है ना। तो इसीलिए आपको क्या करना है? लिखते भी जाना है। ये आपको अपनी आदत में लेके आना। कोई भी आप क्लास देखिए, आपको जो भी अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आप उनको अपनी कॉपी में नोट जरूर करिए, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला है हमारा, अगला फैक्ट बहुत अच्छा है, इसको देखिए। हिंदी भाषा को हिंदवी, ठीक है। हिंदी भाषा को, हिंदवी का जो नाम है वो किसने कहा था? ठीक है, हिंदवी किसने कहा था? तो क्या आप जानते हैं कि हिंदी जो भाषा है इसको हिंदवी किसने कहा है? ठीक है, तो ये एक कवि रहे हैं। अगर आपको नाम पता है तो बताइए। नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। हिंदी भाषा को हिंदवी जिसने कहा है उनका नाम है अमीर खुसरो। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि हिंदी भाषा को आखिरकार हिंदवी किसने कहा था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो को हम कहते हैं क्या? अमीर खुसरो को हम कहते हैं खड़ी बोली हिंदी, खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। क्लियर है? अमीर खुसरो को हम और क्या किस नाम से जानते हैं, या फिर हम इनको और क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि। खड़ी बोली क्या है ये मैंने आपको पिछली क्लास में डिस्कस किया है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ कि खड़ी बोली को हमने और किस नाम से जाना था? कौरवी। ठीक है, जो कि आपका पश्चिमी जो हिंदी थी उसके अंतर्गत जो बोली आती है उसमें यह बोली आती है कौन सी? खड़ी बोली, जिसे हम कौरवी के नाम से भी जानते हैं। तो खड़ी बोली जो है, खड़ी बोली क्या है? हिंदी की स्टैंडर्ड लैंग्वेज कही जाती है। ठीक है, हिंदी की जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है या कह सकते हैं कि मानक रूप। ठीक है, हिंदी का जो मानक रूप है वो किसे बोला गया है? खड़ी बोली। खड़ी बोली स्टैंडर्ड जो लैंग्वेज है इसका अर्थ ही होता है, हम कह सकते हैं कि इसको हम कौरवी कहते हैं। क्या कहते हैं? कौरवी।
और हिंदी की जो ये कौरवी बोली है इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी की खड़ी बोली कहते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी का मानक रूप है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अमीर खुसरो जो कवि रहे हैं इन्होंने अपनी रचनाएं कौन सी भाषा में की है, तो आप कहेंगे क्या, खड़ी बोली हिंदी में। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं, अमीर खुसरो। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये कई बार आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। क्लियर है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, ये भी बच्चों मैंने आपको बताया है। हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, ये तो मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था। बताइए अगर आपको याद है तो। हिंदी की उपभाषाएं, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं दूसरा हमारा इसी में फैक्ट जुड़ जाएगा कि हिंदी की बोलियां, हिंदी की बोलियां, तो ये कितनी कितनी है ये आपको बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे परीक्षाओं में अलग अलग। ठीक है, तो हमें बताना है कि हिंदी की जो उपभाषाएं हैं ये कितनी है, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, 5। ये मैंने आपको जो पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था अपभ्रंश के भेद, जहां पर हमने अलग अलग उपभाषाएं पढ़ी थी किसकी, हिंदी की, जिसमें हमने पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी वगैरह वगैरह ये सारी चीजें पढ़ी थी। तो उसके अंतर्गत जो हमने बोलियां पढ़ी थी बच्चों, वो आपकी कुल कितनी थी, 17। ठीक है, कितनी थी, 17। सबसे ज्यादा किसमें थी, पश्चिमी हिंदी में थी। और ये सब क्या थी, कुल मिलाकर जो आपकी 5 उपभाषाएं हैं उसके अंतर्गत जो बोलियां बोली जाती हैं वो टोटल कितनी है, 17। तो हमसे यदि पूछा जाए कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, तो आप क्या बताएंगे, 5 बताएंगे। ठीक है, और अगर आपको डिटेल से जानना है तो आप पिछली क्लास जरूर देखिए, उससे भी क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछे गए हैं। डिटेल से आपको जानने के लिए मेरी पिछली क्लास देखनी पड़ेगी। ठीक है, वहां मैंने आपको पूरे इनके प्रकार बताए हैं कि ये 5 उपभाषाएं हैं कौन कौन सी हैं, किसके अंतर्गत कौन सी बोली आती है और कौन सी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको वहां पे बताई हैं। ठीक है, क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछा जा सकता है कि अगर आपसे पूछ दिया जाए कि निम्न में से कौन सी उपभाषा नहीं है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जो उपभाषा हैं उनमें से भी, और कोई भी एक ऐसा आपको ऑप्शन सेट कर दिया जाएगा जो उसमें से नहीं होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो आपको पूरे तरीके से तैयार होना है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, ऊपर ऊपर की जानकारी ले ली, अगर डीप से क्वेश्चन आ गया तो फिर आप वहाँ क्या करोगे, बैठे रह जाओगे। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपको क्या करना है, अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट पे पकड़ बनानी है तो उसमें आपको कोई भी चीज स्किप नहीं करनी है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो हमने जान लिया हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की बोलियां, क्लियर है। आगे देखेंगे, अगला है हमारा जो फैक्ट है, क्वेश्चन है, हम कह सकते हैं क्वेश्चन है हमारा, जो हिंदी भाषा शब्द है, हिंदी भाषा किस भाषा का, भाषा नहीं बल्कि इसमें ये लगाइए, हिंदी किस भाषा का शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, हिंदी किस भाषा का शब्द है। ये भी बच्चों मैंने आपको हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है इस क्लास में मैंने आपको अच्छे से बताया है। ठीक है, अगर आपको याद है तो आप बताइए, हिंदी किस भाषा का शब्द है, कौन सी जगह के लोग थे जिन्होंने हिंदी नाम रखा था, और ये नाम कौन से शब्द से बना था, ये भी मैंने आपको बताया है। सारी क्लासेस में मैंने आपको डिटेल से बताया है। ठीक है, अगर आप आज की क्लास में क्वेश्चन नहीं बता पा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपने पिछली क्लासेस रेगुलर नहीं देखी हैं। ठीक है, अगर आप क्लासेस रेगुलर नहीं देखेंगे तो मैंने आपको बार बार बताया है, क्या होगा, आपका नुकसान होगा। पेपर में जब आप क्वेश्चन आपको मिलेगा और अगर आपने सुना हुआ लगा आपको कि मैंने ये क्वेश्चन सुना है, अगर आपको आंसर नहीं पता होगा, फिर आपको खुद पे इतना गुस्सा आएगा कि कुछ कहो नहीं। ठीक है, इसीलिए अगर खुद पे गुस्सा नहीं दिखाना है ना, तो क्या करो, सारी जो क्लासेस हैं उनको अच्छे से देख लो, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो बच्चों मैंने आपको बताया है कि ये आपका फारसी,
बताई थी ना पूरी स्टोरी। फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी किससे बना है? सिंधु, ठीक है, सिंधु से बना था हिंदू, और जो हिंदू जो लोग भाषा बोलते हैं उसका नाम क्या दे दिया था? हिंदी दे दिया था, ठीक है, क्योंकि जो सिंधु के लोग थे, सिंधु किसको कहा जाता था? सिंधु नदी, ठीक है, एक नदी का नाम था, और उसके आसपास के जो लोग थे उनको कह दिया गया था क्या? ये सिंधी हैं, ठीक है। तो सिंधी भाषा का प्रयोग करते थे, यानी कि उनकी जो भाषा है उसका नाम क्या दे दिया गया? सिंधी दे दिया गया। तो उन्हीं सिंधी से ईरान के जो लोग थे, जब ईरानी आए हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि भारत का ईरान से जो संबंध है वो प्राचीन समय से बहुत अच्छे रहे हैं, तो इसीलिए उनका आना जाना लगा रहता था, और उन्होंने ही अपनी जो भाषा थी फारसी, उसमें क्या किया? सिंधी का नाम परिवर्तित करके हिंदी कर दिया, ठीक है। यानी कि हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है? कौन से शब्द से हुई है? तो आप बताएंगे क्या? सिंधी से, ठीक है, जिसमें हमने सा का हा देखा था और धा का दा देखा था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है इतना? आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि। हिंदी भाषा की लिपि, ये तो आपको अच्छे से पता ही होगा, है ना। अगर नहीं पता है तो फिर भी जान लो, ये भी मैंने आपको बताया है कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी। क्या है? देवनागरी। क्लियर है? और हम कह सकते हैं कि अगर आपसे यदि पूछा जाए कभी कि जो देवनागरी लिपि है ये कौन सी लिपि से बनी है, ठीक है, तो प्राचीन लिपियों में से एक लिपि हुआ करती थी जिसका नाम क्या था? ब्राह्मी लिपि, ठीक है। क्या था? ब्राह्मी लिपि। तो हम कह सकते हैं कि ब्राह्मी लिपि का ही ये परिवर्तित रूप है, जिसमें हम कहाँ से लिखते हैं? बताइए। हमारी जो लिखने का तरीका है, जैसे आप जानते हैं कि आपकी जो अदर लिपियां हैं जैसे फारसी, ठीक है, फारसी लिपि में हमने देखा है कि उर्दू है आपकी, उर्दू कहाँ से लिखी जाती है? आप यहाँ से देख रहे हो कि मैं आपकी जो शुरुआत है वो कहाँ से कर रही हूँ? इधर से, यानी कि बाएं से किधर जा रहे हैं? दाएं जा रहे हैं, ठीक है। और उर्दू में जस्ट उल्टा होता है। क्या होता है? यहाँ से शुरू किया जाता है और यहाँ पर लाइन को खत्म किया जाता है, ठीक है। तो ये तरीका होता है, लिपि में ये परिवर्तन होता है, यानी कि अक्षर, कौन सा अक्षर कैसे बनेगा, किसको बनाने का क्या तरीका होगा, ये होता है क्या? लिपियों में परिवर्तन। तो देवनागरी लिपि है किसकी? हिंदी की, ठीक है। और देवनागरी लिपि को हम और अन्य किन नामों से जानते हैं? तो ये भी आप जान लीजिए, इसको नागरी लिपि भी कहा जाता है, और एक और इसका नाम है लोकनागरी। क्या नाम है बच्चों? लोकनागरी, ठीक है, लोकनागरी, या फिर हम कह सकते हैं हिंदी लिपि, ठीक है। इसको देवनागरी को हम हिंदी लिपि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है। भाषाएं मतलब जो अलग अलग क्षेत्र में भाषा हैं, उनको यदि हम देखें तो ऐसी बहुत सारी भाषाएं हैं जो भारत में, हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में एक भारत इकलौता ऐसा देश है जहां पर विभिन्न प्रकार की, यानी कि अदर देशों में भी और भी ज्यादा क्या किया जाएगा? लैंग्वेज का यूज किया जाता होगा, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा विभिन्न प्रकार की भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि भारत की अन्य भाषाएं भी बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी लिपि क्या है? देवनागरी है। क्या लिपि है? देवनागरी है। तो देवनागरी के अंतर्गत और कौन कौन सी भाषाएं आती हैं मैं आपको बता दे रही हूँ। एक आती है आपकी पाली, मराठी, ठीक है, सिंधी, कश्मीरी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ये सारी भाषाएं भारत में, पाली मैंने अभी आपको बताया कि ये भारत की कैसी भाषा थी? सबसे प्रथम, ठीक है, प्रथम देश भाषा थी। और पाली, मराठी आपकी जो आपकी महाराष्ट्र क्षेत्र में बोली जाती है। सिंधी मैंने आपको बच्चों बताया है, ये भी आपका एक क्या था? अपभ्रंश का भेद था, जिसमें हमने क्षेत्र पढ़ा था क्या? गुजरात और पाकिस्तान, ठीक है। जब भारत और पाकिस्तान एक था तो कह सकते हैं कि वो हिस्सा पाकिस्तान का जो किससे सीमा बनाता है? गुजरात, ठीक है। तो सिंध प्रांत उस जगह का हम कह सकते हैं, नाम अभी भी है। तो सिंध प्रांत जो है वहां पे उस क्षेत्र में जो भाषा प्रयोग करते हैं लोग, उसको कौन सी भाषा
कहते हैं, सिंधी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है ना। तो इस तरीके से अनेक सारी भाषाएं हैं जो कि आपके भारत में बोली जाती हैं, और इनकी जो आपकी लिपि है वो क्या है, देवनागरी, ठीक है। और क्या है, देवनागरी लिपि है, ठीक। यहाँ पे मैंने आदि लगा दिया है इसीलिए, ताकि आपको ये ना लगे कि सिर्फ इतनी भाषा है जो देवनागरी लिपि में, बहुत सारी भाषाएं, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। अगला फैक्ट हमारा जो है वो क्या है, आइए जानते हैं। अगला क्वेश्चन जानने से पहले मैं आपको एक अच्छा फैक्ट बताने वाली हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी हमने जो बात की है वो किसकी की है, लिपि की, ठीक है। तो कभी कभी आपके मन में सवाल आता होगा कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दे रही हूँ आज कि भाषा और लिपि में क्या अंतर है। सोच के बताइए, अगर आपको पता है तो आप सोचिए कि क्या हो सकता है। देखिए भाषा आप कई सारी भाषाएं सुनते हैं, ठीक है। अलग अलग देशों में अलग अलग भाषा भी बोली जाती है। चीन में जैसे आपने सुना होगा एक भाषा का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम क्या है, मंदारिन, ठीक है। जैसे अगर हम फ्रांस में जाएंगे तो फ्रेंच लैंग्वेज का यूज किया जाएगा, है ना। तो ऐसे बहुत सारे देशों में क्या है, सब जगह अलग अलग अपने देश की भाषा बोली जाती है। यानी कि उस देश में जो लोग रह रहे हैं और उन्होंने जो भाषा का प्रयोग किया है उसी भाषा को वो आगे बोलते रहते हैं, ठीक है। तो भाषा एक क्या है, सुनने से हमें समझ में आती है। पहली बार जब हम सुनते हैं तो हमें पता चलता है, यानी कि अगर आप भाषा को पहली बार जानने की कोशिश करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, श्रव्य, ठीक है। यानी कि श्रव्य का मतलब क्या है, सुनना, ठीक है। हम क्या करेंगे, भाषा को सुनेंगे। और लिपि की अगर आप पहचानना है कि लिपि कैसी है, तो लिपि कभी क्या है, आपको कैसे सुनने से नहीं आएगी, ये जब आप किताब पढ़ेंगे, ठीक है। जिस भाषा को आपको क्या करना है, उसको देखना है, उसको पढ़ना है, तो आपको उसकी लिपि देखनी होगी। और लिपि देखने के लिए आप किसी पुस्तक को पढ़ेंगे, ठीक है। पढ़ने के लिए सबसे पहले आप उसको क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, देखेंगे, यानी कि दृश्य। तो भाषा कैसी है, श्रव्य है, यानी कि जिसको हम सुनते हैं। और लिपि कैसी है, इसको जब हमें जानना होता है किसी भी भाषा की लिपि को, तो इसको हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो ये अंतर है, क्लियर है इतना। चलिए आगे देखेंगे। आगे के जो फैक्ट्स हैं ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन कई बार देखेंगे होंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा ये सारे क्वेश्चंस कितनी बार अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग समय पर पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर में आपको ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से हम कह सकते हैं कि राजभाषा के रूप में कब घोषित किया गया, ठीक है। यानी कि जो हिंदी भाषा है इसे संविधान में राजभाषा का दर्जा कब प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप में भारत की राजभाषा का दर्जा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, राजभाषा, ठीक है। हिंदी हमारी कैसी भाषा है, भारत की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा है। हिंदी भाषा को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा कब घोषित किया गया, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, काफी लोगों को पता भी होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए।
आज से आपको पता चल जाएगा। तो डेट क्या थी, इसको आपको ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ ईयर याद रखना है, ठीक है, इसको आपको डेट भी याद रखनी है इस क्वेश्चन की। और जो ईयर था वो कितना था, 1949, और डेट थी आपकी सितंबर माह की 14 तारीख, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो आपकी भाषा है इसको संवैधानिक रूप में, संवैधानिक का मतलब क्या होगा, संविधान, ठीक है, संविधान में भारत की राजभाषा लिखा गया, भारत की राजभाषा घोषित किया गया। तो वो तारीख क्या थी, 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया, इस तारीख में जो आपकी हिंदी है इसको भारत की राजभाषा बना दिया गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा इनमें क्या अंतर होता है, चलिए जानते हैं, ठीक है। राजभाषा, राज्य की भाषा, अब हमने हिंदी को राजभाषा ही क्यों कहा, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं कहा है। राष्ट्रभाषा हमने इसलिए नहीं कहा है कि हम कह सकते हैं हिंदी को संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा जो बनने का इसे कह सकते हैं कि भारत की राजभाषा बनने के लिए भी इसे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हमारे जो देश में क्या है, अलग अलग क्षेत्र में लोग अलग अलग भाषाएं प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम साउथ में यानी कि दक्षिण की तरफ जाएंगे तो वहां पे उनकी जो प्रमुख भाषाएं हैं वो तमिल, तेलुगु, ठीक है, कन्नड़, इस प्रकार ये क्या है, अलग अलग उनकी भाषाएं हैं। तो क्या था कि जब हिंदी को राजभाषा के रूप में चुना जा रहा था तो भारत में कई जगह पे क्या हो रहा था, विरोध किया जा रहा था, ठीक है। पहले तो बात की जा रही थी कि हिंदी को क्या बनाया जाएगा, राष्ट्रभाषा बनाया जाएगा, लेकिन जब हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में भारत में क्या हो रहे थे, दंगे फसाद हो रहे थे, ठीक है, विरोध किए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि नहीं हिंदी को ही हम क्या करेंगे, राष्ट्रभाषा नहीं मानेंगे, क्योंकि वो अपने क्षेत्र की जो भाषा थी उसको ज्यादा महत्ता देते थे, उसको ज्यादा आगे रखते थे। तो इसीलिए भारत सरकार ने ये डिसीजन लिया था कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा ना बना करके क्या बनाएंगे, राजभाषा बनाएंगे, ठीक है। इसीलिए हिंदी को क्या किया गया, राजभाषा बनाया गया, जो कि किस तारीख में बनाया गया है, तो डेट क्या थी आपकी, 14 सितंबर 1949 को। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि जो आपका राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस, ये बच्चों आपका हर साल 14 सितंबर को ही मनाया जाता है, ठीक है। तो 14 सितंबर को हर साल आपका क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसको मनाने का, इसके मनाने के लिए, इस तारीख को मनाने के लिए जो इसका प्रमुख कारण है वो क्या है कि इस दिन हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इतना आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। आगे जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्या, हिंदी भाषा संविधान के किस भाग में वर्णित है, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाता है कि जो हिंदी भाषा संविधान में रखी तो गई है, लेकिन कौन सा भाग है, कौन से आर्टिकल है, ये भी तो आपके लिए जानना जरूरी है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं कि हिंदी भाषा जो संविधान में इसको जगह प्राप्त हुई है किस भाग में। तो बच्चों भाग नंबर जो है वो क्या है, भाग नंबर है आपका 17, ठीक है, यानी कि 17। तो पार्ट नंबर 17 में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। और इसमें यदि आपसे पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद से लेकर के किस अनुच्छेद तक है, तो आपका जो भाग नंबर 17 है ये बच्चों आपका 343 से लेकर के अनुच्छेद नंबर 351 तक है, ठीक है।
इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको ये बहुत ही ज्यादा क्या करना है, अच्छे से रटना है, इसको याद करना है। ये अनुच्छेद कई बार पूछे गए हैं कि भाग 17 में कहाँ से लेकर कहाँ तक के अनुच्छेद दिए गए हैं, यानी कि ये जो संख्या है ये किसकी है, संविधान के अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं इनकी है। और ये कौन से हम भाग की बात कर रहे हैं, भाग नंबर 17 की। भाग नंबर 17 में हिंदी भाषा का वर्णन किया गया है। अलग अलग जो आपके आर्टिकल हैं इनमें जो आपकी हिंदी भाषा है इसका अलग अलग जगहों पर प्रयोग बताया गया है कि किस तरीके से हम हिंदी भाषा को कहाँ कहाँ पर प्रयोग करेंगे और किस रूप में करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको एक फैक्ट और मैं बता दूं कि बच्चों आपका जो 343 नंबर है, 343 एक, ठीक है, आर्टिकल जो नंबर है वो क्या है आपका 343 का एक है। इसमें क्या बताया गया है, संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी है। ठीक है, तो बच्चों जो आपका आर्टिकल नंबर 343 का एक है इसमें क्या बताया गया है कि संघ की राजभाषा क्या है, हिंदी है और इसकी लिपि कैसी है, देवनागरी है। तो ये 343 का जो एक है इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, क्लियर है, इतना आपको इतना अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बच्चों हिंदी भाषा को अपना जो आज के समय में हम कह सकते हैं संविधान में जितना दर्जा प्राप्त है, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी हिंदी भाषा का क्या हुआ है, बहुत सी जगह विरोध किया गया है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा बड़ी मुश्किलों से यहाँ तक पहुँची है। ठीक है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था उस समय इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की जा रही थी, बहुत ज़्यादा इस पर मतभेद थे कि आखिरकार भारत में एक ऐसी कौन सी भाषा है जिसमें हम कह सकते हैं कि पूरा जो सरकारी कामकाज है वो किया जा सके। ठीक है, तो इस बात पर क्या था कि मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, भारत एक क्या है, एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषाएं प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, तो जिस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं वो अपनी ही भाषा का क्या करते हैं, ज़्यादा उनको चाहते हैं कि वो हमारी ही भाषा क्या करे, पूरे देश में वही भाषा ज़्यादा बोली जाए, उसी की इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसा मुश्किल है और कह सकते हैं ऐसा नामुमकिन भी है, क्योंकि हिंदी जो एक भाषा है ये एक बहुत आसान भाषा है। आसान का मतलब अन्य भाषाओं की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा समझने वाली भाषा है। ठीक है, कैसी भाषा है, सबसे ज़्यादा समझने वाली भाषा है। ठीक है, तो इसीलिए हिंदी सबको अच्छी भी लगती थी और जिन क्षेत्रों में हिंदी बोली जाती थी उनको तो सीधी सी बात है क्या चाहिए होगा कि भाई हिंदी को ही क्या बनाया जाए, देश की यानी कि जो कामकाज की सरकारी कामकाज की भाषा है वो बनाई जाए। तो इसीलिए आर्टिकल नंबर 343 के एक में संघ की राजभाषा बना दिया गया, न कि राष्ट्रभाषा बनाया गया। और जब देश आजाद हुआ था तो उस समय सीधी सी बात है जो शासन था वो किसका था, अंग्रेजों का शासन था। तो उस समय पे जो कामकाज हुआ करते थे वो आपकी कौन सी भाषा में होते थे, अंग्रेजी भाषा में होते थे। और जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ है तो ऐसा कहा गया था कि आपका जो देश जब संविधान बनकर तैयार हो गया है यानी कि 1950 से, ठीक है, जब आपकी 26 जनवरी 1950 को पूरी तरीके से संविधान लागू कर दिया गया था, उस समय से हम कह सकते हैं कि हिंदी को राजभाषा का पूरी तरीके से दर्जा मिला था। किसका दर्जा मिला है, राजभाषा का मिला है, न कि राष्ट्रभाषा का। लेकिन सरकारी कामकाज शुरू नहीं किए गए थे। ठीक है, अभी भी 1950 हम कब की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो संविधान पूरी तरीके से लागू किया गया था ये कब किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय पे क्या था कि इस तारीख से भी हिंदी का मतलब कह सकते हैं कि जो सरकारी कामकाज थे वो अभी भी हिंदी में पूरी तरीके से शुरू नहीं हुए थे। तो ऐसा जो सरकार थी, सरकार ने कहा था कि हम क्या करेंगे, लगभग भारत में 15 साल के शासन के बाद
हिंदी को पूरे भारत में क्या करेंगे, लागू करेंगे, यानी कि सिर्फ हमारी एक ही भाषा होगी हिंदी, किसकी, सरकारी कामकाज की। लेकिन आप जानते हैं कि कोई भी भारत में कोई भी काम एकदम सुचारू रूप से नहीं चल सकता है, तो इसीलिए क्या हुआ, 15 साल के देखते देखते आज तक का समय है कि हिंदी को वो दर्जा प्राप्त नहीं हो पाया है जो हिंदी को मिलना चाहिए था। ठीक है, तो इसीलिए वो 15 साल के आप जोड़ लीजिए कि भारत को जब संविधान मिला है, यानी कि जब भारत का संविधान लागू हुआ है भारत में, तो वहां से कितनी सालें हो चुकी हैं, लगभग आपकी 72 साल हो चुकी हैं। ठीक है, तो 72 साल हो चुकी हैं, तो वो तो बात की थी 15 साल की, अभी तक नहीं कर पाए वो, है ना। तो ये तो नामुमकिन ही मान के चलिए, यानी कि हमें लगता है कि हिंदी भाषा की जो स्थिति आज बनी हुई है वही बनी रहेगी, है ना। तो ये तो सब आगे की बातें हैं, क्या होता है। तो ये हिस्ट्री रही है हिंदी भाषा को कैसा राज की भाषा मिलने के लिए जो आपकी कड़ी मशक्कतें इसको झेलनी पड़ी हैं। ठीक है, चलिए आगे जान लेते हैं। आगे हम बात करेंगे कि संविधान में और जो अन्य भाषाएं हैं उनको जो दर्जा मिला है उनके बारे में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स बच्चों आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो आपने क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में देखे होंगे, जिन बच्चों ने और भी कोई एग्जाम दिए हैं तो आपने देखा होगा कि ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, है ना। और ये हम कह सकते हैं कि इससे आपको कुछ क्वेश्चन जीएस के भी तैयार हो जाएंगे, यानी कि जीके में भी आपके क्वेश्चन बनते हैं ना, पॉलिटी से ये क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए डबल फायदा है इस क्लास से। आपको जीएस के भी क्वेश्चन कुछ है ऐसे जो आपको लर्न हो जाएंगे और आपके हिंदी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है ना। चलिए आगे हम बात करेंगे कि जो संविधान में अन्य भाषाओं को दर्जा मिला है वो कौन सी हैं, ठीक है, और किस अनुसूची में आती हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं, 12। ठीक है, तो 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें एक जो अनुसूची है वो कौन से नंबर की है, तो वो है बच्चों अनुसूची नंबर 8। ठीक है, अनुसूची 8 के अंतर्गत भारत में जो संविधान की 22 भाषाएं हैं उनको दर्जा मिला है। यानी कि हमसे एक क्वेश्चन यदि पूछा जाए कि अनुसूची 8 में कितनी भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, क्वेश्चन को हम ऐसे लिखेंगे कि संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भारतीय भाषाओं का उल्लेख है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका क्या, 22। ठीक है, तो भारतीय संविधान की अनुसूची नंबर 8 में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अभी अगर हम वर्तमान में बात करें तो इनकी संख्या कितनी है, 22 है। लेकिन जब ये सूची जोड़ी गई थी संविधान के अंतर्गत तो इसमें जो भाषाएं थी वो बच्चों कितनी थी, 14। ठीक है, कितनी भाषाएं थी आपकी, 14 भाषाएं थी, जिनमें आपकी थी कौन कौन सी, बताती हूँ मैं आपको ये 14 भाषाएं कौन कौन सी थी। पहले पे थी आपकी असमिया, यानी कि असम के क्षेत्र में जो बोली जाती है। दूसरे पे आपकी आ जाएगी बांग्ला, यानी कि जो बांग्लादेश के तरफ जो क्षेत्र है, यानी कि आज के टाइम में भारत में जो बांग्लादेश से अलग हुआ है वो कौन सा है, पश्चिम बंगाल है, तो बांग्ला आपकी वहां पर बोली जाती है। इसके बाद गुजराती। ठीक है, तीसरे नंबर पे कौन सी हो गई, गुजराती हो गई। आगे देखेंगे, आगे आपकी भाषा आती है हिंदी। ठीक है, हिंदी, तो ये 4 भाषाएं हो गई हैं। और आगे देख लेते हैं कन्नड़। ठीक है, 5वीं भाषा आपकी कौन सी है, कन्नड़। इसके बाद जो आपकी 6वीं है वो कौन सी है, कश्मीरी, मलयालम। ठीक है, कितनी हो गई हमारी, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 भाषाएं हो गई हैं। बाकी की जो 7 बची हैं इनको भी देख लेते हैं। मराठी,
ठीक है। अगली भाषा कौन सी है? मराठी। मराठी के बाद आता है उड़िया, यानी कि जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक, इसके बाद जो भाषा आती है वो है आपकी पंजाबी। ठीक है, पंजाबी। पंजाबी के बाद आएगी संस्कृत। संस्कृत। संस्कृत के बाद जो आपके साउथ के दो राज्य हैं जिनकी अलग अलग भाषा है, ठीक है, यानी कि तमिलनाडु में कौन सी बोली जाती है? तमिल, और तेलंगाना वाले क्षेत्र में तेलुगु। तो ये आपकी और दो भाषाएं हो गई। तो ये कितनी हो गई है कुल? 4 4 8, 8 5 13। एक और आपकी भाषा बच जाती है, वो है आपकी उर्दू। ठीक है, तो कुल इस प्रकार 14 भाषाएं थी जो कि संविधान की अनुसूची 8 में जोड़ी गई थी। लेकिन वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए तो इनकी संख्या कितनी है? 22, यानी कि कुल 8 भाषाएं अभी तक जोड़ी जा चुकी हैं। ठीक है, तो वो भाषाएं कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी भाषा कब कब जोड़ी गई है, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहली आपको जो भाषा जोड़ी गई है तो वो बच्चों आपकी 21वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहाँ पर सा का दोनों का मतलब क्या है? संविधान संशोधन, जो कि कब हुआ था? 1967 में, यानी कि 1967 में ये संविधान संशोधन हुआ था और इसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला संविधान संशोधन था, इसका नंबर था कौन सा? 71वां। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन था और इसकी जो ये आपका जो ईयर था, ये था बच्चों 1992। ठीक है, ईयर कौन सा था? 1992। तो इस समय जो आपकी भाषाएं जोड़ी गई हैं, ये आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक जोड़ी गई, तो यहाँ पे टोटल संख्या कितनी हो गई? 15 हो गई। 15 के बाद इसमें तीन भाषाएं जो हैं वो जोड़ी गई हैं। वो कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहली थी कोंकणी, इसके बाद मणिपुरी और नेपाली। तो इस प्रकार 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कि आपका कब हुआ था, ईयर आपसे पूछा जाए तो 1992, तो इसमें 3 भाषाएं किसमें जोड़ दी गई? इसमें 8वीं अनुसूची में। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 18 हो गई, है ना? कितनी संख्या हो गई? 18 हो गई। अब आपका बची कितनी? 4 भाषाएं। ये 4 भाषाएं आपकी जो जोड़ी गई हैं, ये बच्चों संविधान संशोधन था कौन सा? 92वां। ठीक है, जो संविधान संशोधन है वो कौन सा है? 92वां संविधान संशोधन, यानी कि 92। ठीक है, संविधान संशोधन कौन से नंबर का है? 92 नंबर का है। और इसके ये आपका जो ईयर था, ये कब था? 2003 में। ठीक है, तो 2003 में आपकी 4 भाषाएं और जोड़ दी गई। वो 4 भाषाएं कौन कौन सी थी? तो एक तो थी आपकी बोडो। बोडो बच्चों ये आपकी असम क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, यानी कि असम जो राज्य है, इसमें यहाँ पर इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक तो भाषा हमने पढ़ी थी असमिया। ठीक है, इसके अलावा आपकी एक और भाषा है जो कि आपकी असम में बोली जाती है, जिसका नाम क्या है? बोडो। बोडो के बाद डोगरी। ठीक है, और इसके अलावा मैथिली और संथाली। तो अब आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कुल जो भाषाएं हैं वो कितनी हो चुकी हैं? आपकी 22 भाषाएं हो चुकी हैं, है ना? तो 18 में हमने 4 भाषाएं और जोड़ दी, संख्या कितनी हो गई? 22। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके अंतर्गत 4 भाषाएं और जोड़ दी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान में जो अनुसूची नंबर 8 है, इसमें कुल 22 भारतीय भाषाएं दी गई हैं, कुल 22 भारतीय भाषाएं जोड़ी गई हैं। ठीक है, ये 22 भारतीय भाषाएं कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पर मैंने आपको लिख दिया है। आप इसको चाहो तो नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है इतना? चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे हमारा जो अगला क्वेश्चन है
वो है कौन सा? प्रथम राजभाषा आयोग। ठीक है, प्रथम राजभाषा आयोग। ये क्वेश्चन भी कई बार पेपर में पूछा गया है कि जो प्रथम राजभाषा आयोग था ये कब बनाया गया था, यानी कि इसका गठन कब किया गया था। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। प्रथम राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, हमें यहाँ पर डेट बतानी है कि इस जो आयोग है, आयोग का नाम क्या है? प्रथम राजभाषा आयोग। इसकी स्थापना कब हुई, इसका गठन कब किया गया? तो बच्चों आपका आंसर क्या होगा? 7 जून 1955 में। ठीक है, तो प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना है कब की गई? 7 जून 1955 में। और इस आयोग का जो गठन है वो बच्चों अनुच्छेद नंबर 344 के अंतर्गत ये आयोग स्थापित किया गया था। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि जो भारत का प्रथम राजभाषा आयोग था इसकी अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे क्या? अध्यक्ष जो रहे हैं इसके पहले, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है अलग अलग पेपर में, अलग अलग परीक्षाओं में कि प्रथम राजभाषा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बीजी खेर। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बीजी खेर। और इनके नाम का जो पूर्ण रूप है वो क्या है बच्चों? बाल गंगाधर तिलक नहीं है यहाँ पे, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, तो बीजी खेर का जो पूरा नाम था वो क्या था? बाल गंगाधर खेर। ठीक है, तो ये कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार अलग अलग परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको अच्छे से याद कर लेना। चलिए आगे बात करेंगे। आगे हम बात करेंगे कि हिंदी जो है वो आपकी भारत के किन किन राज्यों में पहली सरकारी कामकाज की भाषा है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो सरकारी कामकाज की भाषा है वो कौन कौन से राज्यों में हिंदी रखी गई है, यानी कि सरकारी कामकाज की भाषा किन किन राज्यों में हिंदी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। तो बच्चों आपके ऐसे 9 राज्य हैं। ठीक है, 9 राज्य कौन कौन से हैं? 9 राज्य हैं। सबसे पहले यूपी, याद करने का तरीका भी मैं आपको बता दे रही हूँ। यूपी, एमपी और बिहार, है ना। तो ये आपके 3 राज्य हो गए। यूपी से अलग हुआ यूके यानी कि उत्तराखंड, एमपी से अलग हुआ छत्तीसगढ़, ठीक है, और बिहार से अलग हुआ क्या? झारखंड। तो इस प्रकार राज्यों की संख्या कितनी हो गई? 3 3 6। तो 6 राज्यों में हमने जाना जो आपकी हिंदी क्या है? सरकारी कामकाज की भाषा है। लेकिन मैंने यहाँ पे संख्या कितनी लिखी है? 9 लिखी है। तो बाकी के 3 राज्य कौन कौन से? आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो बच्चों अगला राज्य है आपका राजस्थान। राजस्थान के बाद है हरियाणा, और हरियाणा के बाद कौन सा राज्य आएगा? सोच के बताइए। अगला राज्य आएगा आपका कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है,
तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जहां पर सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है, हिंदी है। यानी कि जो सरकारी कामकाज की भाषा में प्राथमिकता दी गई है, यानी कि पहले नंबर पर जो भाषा रखी गई है वो कौन सी है बच्चों, हिंदी है। और वो कौन कौन से राज्य हैं, 9 राज्य हैं। इनमें एक आपका, इनके अलावा एक आपका केंद्र शासित प्रदेश और है, यानी कि इसको हम यूटी भी कह सकते हैं इंग्लिश में, यानी कि यूनियन टेरिटरी। तो वो कौन सा है, तो बच्चों आपका आंसर क्या है, दिल्ली, है ना। क्योंकि मध्य भारत में सबसे ज्यादा जो भाषा प्रयोग की जाती है वो कौन सी है, हिंदी है। और हिंदी जो मध्य भारत के अंतर्गत जो राज्य आते हैं उनमें विशेष करके हिंदी को क्या रखा गया है, सरकारी कामकाज की भाषा रखी गई है। और वो भी कौन से स्थान पर, पहले स्थान पर। यूपी में पहले स्थान पर हिंदी है, और बच्चों दूसरे स्थान पर जो सेकेंडरी ऑफिशियल लैंग्वेज है यूपी की, वो बच्चों कौन सी है, तो आपका आंसर हो जाएगा उर्दू। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है। इसके बाद हम बात करेंगे ऐसे राज्य कौन कौन से हैं जहां पर हिंदी को दूसरे स्थान पर रखा गया है सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में। ठीक है, यानी कि जो सरकारी कामकाज है वहां की भाषा के अलावा दूसरे स्थान पर हिंदी को रखा गया है। तो ऐसे राज्य कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। हिंदी द्वितीय राजभाषा के रूप में। ठीक है, हिंदी द्वितीय राजभाषा के रूप में कौन कौन से राज्यों में है, यानी कि वहां पे जो सरकारी कामकाज है उनकी जो पहली भाषा है, वहां की लोकल जो भी बोली है, भाषा है, वो है। और इसके अलावा हिंदी है। ठीक है, हिंदी दूसरे नंबर पे है, तो आपका आंसर है गुजरात। ठीक है, राज्य कौन सा है, गुजरात। गुजरात के बाद आपका आता है महाराष्ट्र। ठीक है, और आपका एक और राज्य है, तो वो है आपका पंजाब। ठीक है, तो इस प्रकार कुल 3 राज्य हैं जहां पर हिंदी को क्या रखा गया है, द्वितीय राजभाषा के रूप में रखा गया है। इसके अलावा 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 यूटी हैं। वो कौन कौन से हैं, ये आपके क्या थे, राज्य थे। और 2 यूटी हैं, वो कौन कौन से हैं, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो वो हैं बच्चों आपके, एक तो है आपका चंडीगढ़। ठीक है, क्या है, चंडीगढ़ है। और दूसरा क्या है, अंडमान व निकोबार। क्लियर है। तो इन जगहों पर क्या रखा गया है, हिंदी को द्वितीय राजभाषा के रूप में रखा गया है। ठीक है, तो बच्चों ये थे हमारे हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन बच्चों आपके पेपर की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना, याद कर लेना और रट लेना। ठीक है, याद करने के बाद आपको क्या करना है, बार बार इनको देखना है, अच्छे से याद करना है, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन थे बच्चों। यहाँ पर मैंने ऐसे क्वेश्चंस का कलेक्शन किया था जो कभी ना कभी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं था कि आपसे कभी भी पूछा ना गया हो। पिछले अगर आप हिंदी के प्रीवियस ईयर उठा करके देखेंगे तो आपको इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए बच्चों ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आप इनको अच्छे से लिख करके याद जरूर कर लेना। आज की क्लास आपको कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को क्या करना है, शेयर कर देना। ठीक है, शेयर कर दिया करो ताकि और बच्चों को भी पता चले कि हमारे चैनल पर सबसे अच्छा कंटेंट हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग अपना प्यार और जो सहयोग है वो लगातार बनाए रखिए। और पिछले समय में आपने जैसे हमारे साथ अपना प्यार और सहयोग जिस प्रकार दिया है, आगे भी इसको बरकरार रखिएगा। इससे हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा। आप जितना ज़्यादा हमें सपोर्ट करेंगे हम उतने ही ज़्यादा मोटिवेट हो पाएंगे और हम आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छी से अच्छी क्लासेस ला पाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और क्या करना है, क्लास को लाइक और शेयर करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।